हम स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11। इसका टाइटल है डाइजेशन। इस चैप्टर को मैंने क्यों सेलेक्ट किया, वो इसलिए कि लॉकडाउन की वजह से हमारे कई स्टूडेंट्स चंद चैप्टर्स पढ़ने से महरूम हो गए थे। इसीलिए मैंने ही सोचा कि इस लॉकडाउन में जो तालीमी नुकसान हुआ है उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले उन चैप्टर्स को कवर किया जाए जो रह गए हैं। तो लिहाजा हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन से। डाइजेशन को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। डाइजेशन होता क्या है? जो खुराक हम खाते हैं उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन शामिल होते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के मॉलिक्यूल्स बड़े और पेचीदा होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि ये जज्ब होकर खून में शामिल नहीं हो सकते। लिहाजा डाइजेशन के अमल के जरिए इन बड़े और पेचीदा मॉलिक्यूल को सादा मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है सिंपल शुगर्स में, और फैट्स और ऑयल्स को ब्रेक करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम डाइजेशन को यूं डिफाइन कर सकते हैं, वो प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स और अनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है सिंपल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स के जरिए, डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच complex and undiffusible molecules of food get converted into simple and diffusible molecules by the action of enzymes. अब आगे चलते हैं डाइजेशन के टाइप्स की तरफ। हमारे जिस्म में दो टाइप का डाइजेशन होता है, एक है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में फूड की फिजिकल ब्रेकडाउन होती है, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स टूटते नहीं हैं, इसमें जस्ट फूड की ब्रेकडाउन होती है स्मॉलर पीसेस में। तो हम यूं कह सकते हैं मैकेनिकल डाइजेशन इज द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जबकि केमिकल डाइजेशन मॉलिक्यूलर लेवल की ब्रेकडाउन है। इसमें फूड के कॉम्प्लेक्स और अनडिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है सिंपल और डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स की मदद से। इसके बाद हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम में से एक है। यह वो सिस्टम है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो फूड की डाइजेशन में इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अल्फाज दीगर हमारे जिस्म के वो तमाम पार्ट्स जो डाइजेशन के अमल में हिस्सा लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो बड़े पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? लफ्ज एलिमेंट जो है इसके मानी है फूड, ALIMENT, एलिमेंट के मानी है फूड। सो एलिमेंट्री कैनाल के मानी है फूड कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ये तकरीबन 9 मीटर लंबी नाली है जो माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पे खत्म होती है। 9 मीटर इसकी लंबाई होती है डेड बॉडी में। जिंदा अफराद में इसकी लंबाई काफी कम होती है।
इसकी वजह यह होती है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो सुकड़ाव की हालत में होते हैं। इस सुकड़ाव को मसल टोन कहते हैं। तो मसल टोन की वजह से जिंदा अफराद में एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 9 मीटर से कम होती है। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में जानने से पहले हम उसके लेयर्स के बारे में बताएंगे। एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में 4 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को म्यूकोसा, इसके बाद सब म्यूकोसा, इसके बाद मस्कुलरिस और सबसे बाहर वाली लेयर को सेरोसा कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल ओरल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन और लार्ज इंटेस्टिन पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओरल कैविटी को। ओरल कैविटी एक खाना होता है, एक कैविटी होती है जिसमें माउथ खुलता है। माउथ एक सुराख का नाम है जिसके ऊपर और नीचे होंठ होते हैं, इसके अतराफ में होंठ होते हैं। ये सुराख यानी माउथ जो है एक कैविटी में खुलता है। इस कैविटी को ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के अतराफ में टंग, पैलेट, टीथ, चीक्स और सलीवरी ग्लैंड्स की नालियां होती हैं। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये ओरल कैविटी को भर देता है जब मुंह बंद होता है। इसकी सतह पर उभार होते हैं जिन्हें पेपिली कहा जाता है। बास लोग गलती से पेपिली को टेस्ट बड समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपिली के अंदर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। पेपिली की वजह से टंग की सरफेस खुरदरी हो जाती है, जिसकी वजह से फूड को हैंडल करना आसान हो जाता है। टेस्ट बड्स ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट की सेंसेशन प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं। आते हैं पैलेट की तरफ। पैलेट को उर्दू में तालू कहा जाता है। ये आगे की तरफ हार्ड होता है और पीछे की तरफ सॉफ्ट होता है। तो पैलेट 2 किस्म का होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ये ओरल कैविटी की रूफ बना देता है, यानी ऊपर वाला हिस्सा बना देता है। टीथ पे आते हैं। टीथ एक एडल्ट बॉडी में, एक फुल ग्रोन इंडिविजुअल में 32 टीथ होते हैं। ये 4 किस्म के होते हैं: इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसाइजर्स छेनी की शक्ल के होते हैं, चीजल शेप्ड होते हैं। ये फूड को काटने में मदद देते हैं, यानी फूड को यूं काट देते हैं। कैनाइन्स ये नोकीले दांत होते हैं। ये फूड को चीरने में मदद देते हैं। जबकि प्री मोलर्स और मोलर्स की सतह कुछ हद तक फ्लैट होती है। ये खुराक को पीसने के काम आते हैं, यानी इनका काम फूड को ग्राइंड करना है। इंसान में सैलिवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं। एक पेयर है पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा पेयर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स के नाम इनकी लोकेशन की बुनियाद पर रखे गए हैं। पार का मतलब है नजदीक, ओटा के मानी है कान। पैरोटिड ग्लैंड्स कान के नजदीक होते हैं। सब के मानी है नीचे। मैंडिबुलर का मतलब मैंडिबल, लोअर जॉ। ये लोअर जॉ के नीचे होते हैं, इसीलिए इनको सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहा जाता है।
सब लिंगुअल ग्लैंड्स, सब का मतलब है नीचे, लिंगुआ टंग को कहते हैं। सब लिंगुअल ग्लैंड्स टंग के नीचे पाए जाते हैं। इन तमाम सेलिवरी ग्लैंड्स का काम सलाइवा प्रोड्यूस करना है। फंक्शंस, ओरल कैविटी के फंक्शंस। ओरल कैविटी में मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होती है। मैकेनिकल डाइजेशन टीथ के जरिए होती है। तो टीथ की मदद से फूड की फिजिकल ब्रेकडाउन को मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। टीथ, जब फूड हम मुंह में लेते हैं, तो फूड को चबाया जाता है। फूड की मेस्टिकेशन होती है। मेस्टिकेशन के नतीजे में फूड छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। जबकि केमिकल डाइजेशन में एंजाइम के जरिए फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, और यह होता है सलाइवा की मदद से। सलाइवा एक मिक्सचर है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का। इसमें वाटर, म्यूकस, सलीवरी एमाइलेज जो कि एक एंजाइम है, और दीगर चीजें शामिल होती हैं। सलीवरी एमाइलेज को पहले टाइलिन कहा जाता था। यह एक्ट करता है स्टार्च और दीगर पॉलीसेकेराइड्स पर, और उन्हें कन्वर्ट कर देता है माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। यह चूंकि मुकम्मल डाइजेशन नहीं है, क्योंकि माल्टोज और आइसोमाल्टोज की फर्दर ब्रेकडाउन होना बाकी है, इसलिए इसको पार्शियल डाइजेशन कहा जाता है। 3 to 5% कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन होती है ओरल कैविटी के अंदर। फेरिंक्स को अंग्रेजी में थ्रॉट कहते हैं, उर्दू में हलक या गला कहा जाता है। ये ओरल कैविटी के पीछे एक चैम्बर है। इसमें नेजल और ओरल कैविटीज जो है खुलते हैं। हम यूं कह सकते हैं कि फेरिंक्स, नेजल और ओरल कैविटीज को इसोफेगस और लैरिंक्स से कनेक्ट कर देता है। फेरिंक्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है: नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स, नेजो इससे जाहिर होता है ये नेजल कैविटी के साथ कनेक्टेड होता है। नेजल कैविटी के नीचे नेजोफेरिंक्स होता है। लैरिंगोफेरिंक्स, ये लैरिंक्स के जस्ट ऊपर होता है। ये लैरिंक्स और इसोफेगस में खुलता है। नेजोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स के दरमियान ओरोफेरिंक्स होता है। ये फूड और एयर का मुश्तरका रास्ता है। जब हम फूड को निगलते हैं तो ये ओरोफेरिंक्स से गुजरती है, और ये नेजल कैविटी की तरफ जाने वाली या उससे आने वाली हवा का रास्ता भी है। स्वॉलोविंग को उर्दू में निगलना कहते हैं। मेडिकली डीग्लूटिशन कहा जाता है। डीग्लूटिशन या स्वॉलोविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बोलस को ओरल कैविटी से ईसोफेगस में पुश किया जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी ये किन मराहिल पर मुश्तमिल है? टंग चबाई हुई गीली खुराक को, मॉइस्टेंड मेस्टिकेटेड फूड को रोल करके बॉल लाइक मैस में तब्दील करता है, जिसे बोलस कहा जाता है। टंग इस बोलस को ओरोफेरिंक्स में धकेल देता है।
सॉफ्ट पैलेट के जो मसल्स हैं वो ऊपर को उठते हैं और ये सॉफ्ट पैलेट जाके फेरिंग्स के बैक वॉल के साथ लग जाता है, जिसकी वजह से नेजल कैविटी और फेरिंग्स के दरमियान सुराख बंद हो जाता है। इसके नतीजे में खुराक नेजल कैविटी में दाखिल नहीं हो सकती। एक मर्तबा जब बोलस ओरोफेरिंग्स में दाखिल होता है तो उसके प्रेशर की वजह से एक रिफ्लेक्स पैदा होता है। रिफ्लेक्स किसी स्टिमुलस के इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स को कहते हैं। इस रिफ्लेक्स को स्वॉलोविंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। इस रिफ्लेक्स के पार्ट के तौर पर लैरिंक्स ऊपर को उठता है और एपिग्लॉटिस जो है इसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से लैरिंक्स की सुराख जिसे ग्लॉटिस कहा जाता है वो बंद हो जाता है और खुराक यानी बोलस लैरिंक्स के ऊपर से गुजरती है, यानी लैरिंक्स में दाखिल नहीं होती है। इससे गुजरे बगैर लैरिंक्स में दाखिल हुए बगैर लैरिंक्स के ऊपर से गुजरती है। एक मर्तबा जब फूड इसोफेगस में दाखिल होती है तो सॉफ्ट पैलेट दोबारा नीचे आ जाता है। पहले ऊपर चला गया था, अब ये दोबारा नीचे आता है और एपिग्लॉटिस जो पहले ड्रॉप हुआ था वो दोबारा रेज होता ऊपर की तरफ आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को स्वॉलोविंग या डीग्लूटिशन कहा जाता है। पेरिस्टालसिस रिदमिक वेव है। रिदम कहते हैं, रिदमिक रिदम से निकला है। रिदम के मानी है किसी चीज का बाकायदगी से होना, तरतीब से होना, रिदम कहलाता है। पेरिस्टालसिस रिदमिक वेव है स्मूथ मसल्स की, जो बोलस को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पुश कर देता है। We can define peristalsis as the rhythmic wave of contractions and relaxations of smooth muscles. They push the bolus through digestive tract is known as peristalsis. ये होता कैसे है? फर्ज कर लीजिए हमारा बोलस है और ये इसोफेगस है। बोलस के पीछे इसोफेगस के वॉल के स्मूथ मसल्स, सर्कुलर स्मूथ मसल्स की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, जबकि इसके आगे बोलस के आगे जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं। बोलस के पीछे सर्कुलर स्मूथ मसल्स की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से बोलस नीचे की तरफ पुश हो जाता है और एक दफा जब ये पुश होता है तो पेरिस्टालसिस का ये अमल जो है आगे जारी रहता है और ये उस वक्त तक जारी रहता है जब तक फूड इसोफेगस से निकलकर स्टमक में नहीं पहुंचता। इसोफेगस यहां पे ओ साइलेंट है, लिहाजा इसको पढ़ा जाएगा इसोफेगस। इंग्लिश में इसको फूड पाइप, उर्दू में इसे खुराक की नाली कहा जाता है। ये 25 सेंटीमीटर या 10 इंच लंबी नाली होती है। ये नाली फेरिक्स को स्टमक से मिलाती है। इसोफेगस ट्रेकिया के पीछे होती है। अगर हम गर्दन को छू लें तो वहां गर्दन में एक मोटी नाली जो है हमें महसूस होती है। ये मोटी नाली ट्रेकिया या विंड पाइप है, हवा की नाली है। इसके पीछे इसोफेगस मौजूद होती है। ये स्टार्ट होती है फेरिंग्स के बेस से और ट्रेकिया के पीछे से गुजरती हुई चेस्ट कैविटी में दाखिल होती है। चेस्ट कैविटी में ये मीडियास्टाइनम से गुजरती है। अब ये मीडियास्टाइनम क्या है? लेफ्ट और राइट लंग्स के दरमियान एक स्पेस है जिसे मीडियास्टाइनम कहा जाता है। इसोफेगस मीडियास्टाइनम से गुजरते हुए
डायफ्राम को पेनिट्रेट करती है और फिर आखिर जो है ये स्टमक में जाकर खुलती है। इसोफेगस के अंदर फूड का डाइजेशन कंटिन्यू रहता है। जो डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट हुआ था वो इसोफेगस में जारी रहता है, लेकिन बजात खुद इसोफेगस का फूड की डाइजेशन में कोई किरदार नहीं है, क्योंकि इसके वॉल में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते।